हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग ईवीएस पेडागोजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे करेंगे। तो इसका आंसर जो है आपको कमेंट सेक्शन में करना है। पूरा वीडियो पे बने रहिए क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को हमें इसमें जानने के लिए प्राप्त होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है। ठीक है, तो खाद्य का जो फूड प्रिजर्वेशन किया जाता है, ठीक है, तो उसके लिए कौन सा यहाँ पे जोड़ा जो है पेयर है, गलत है, वो आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे नहीं पे आप लोग जरूर फोकस कीजिएगा। नहीं को हम लोग जनरली एग्जाम में नहीं देखते हैं और हमारा आंसर रॉन्ग हो जाता है। तो देखिए पहला क्या कहता है, आलू को चिप्स के रूप में, दूध को पनीर के रूप में, सेब को जैम के रूप में और कच्चा आम को अचार के रूप में। ठीक है, तो किस रूप में आप प्रिजर्व नहीं कर सकते हैं, ये आपको यहाँ पे आंसर करना है। तो आप लोग जल्दी से आंसर कीजिए। इसका क्या होगा, आपको कमेंट में या फिर लाइव चैट में आपको आंसर करना है। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से आंसर कीजिए। इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, यानी कि फूड प्रिजर्वेशन के लिए कौन सा तरीका यहाँ पे अपनाया नहीं जा सकता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, दूध को पनीर के रूप में हम ज़्यादा दिन नहीं रख सकते हैं, जबकि बाकी सारा जितना है चिप्स के रूप में रखा जा सकता है, जैम के रूप में रखा जा सकता है और कच्चा आम को अचार के रूप में रखा जाता है। क्लियर है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या कहता है कि घरों के नीचे की दी गई विशिष्टताओं पर विचार कीजिए। ठीक है, यहाँ पे कुछ आपको स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है जो घर से रिलेटेड है। तो पहला दिया है कि निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती, मतलब वैसा घर जिसका जो निचला तल्ला होता है उसमें कोई खिड़की नहीं होता है। बी है, पेड़ के तनों को लकड़ी से बनी ढालू छतें। ठीक है, पेड़ के जो तने होते हैं, ठीक है, उनकी लकड़ी से बनी मतलब ढालू छातें जो बनी होती हैं। ठीक है। सी है, पत्थर के खंभों पर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बने घर। ठीक है, यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स दिए हैं केवल आपको यहाँ पे पढ़ना है, उसके बाद नीचे यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग आंसर करना है। ठीक है। डी है, पत्थर, गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें। ठीक है, और ई दिया है लकड़ी के फर्श। क्लियर है। तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस को आपने देख लिया। अब इसके अकॉर्डिंग नीचे हमें करना है। ठीक है, देखिए इसमें क्या कहता है कि लेह और लद्दाख के घरों में, ठीक है, कहाँ, तो लेह और लद्दाख के घरों में ऊपर दी गई कौन सी विशिष्टताएं जो है पाई जा सकती हैं। तो फ्रेंड्स आपको बता दें, ये जो क्लास 3 to 5 का ईवीएस है, ये वहीं से क्वेश्चंस को उठाया गया है। आपने अगर नहीं पढ़ा है तो हमारे प्ले लिस्ट में ऑलरेडी गिवन है, या मैं आई बटन में दे दूंगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर आप लोग कीजिए, लेह और लद्दाख के घरों में जो है ऊपर दी गई कौन सी विशिष्टताएं जो है पाई जाती हैं। तो जल्दी से बताइए, यहाँ पे ऊपर ऊपर आपको गिवन है यहाँ पे। ठीक है, तो जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया। तो देखिए इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर। ठीक है, यानी ए, डी और ई, यानी कि निचली मंजिल क्या होती है, निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती। जहाँ लेह और लद्दाख में जो घर होते हैं, जो बनाए जाते हैं, निचली मंजिल में कोई भी खिड़की नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद हमारा यहाँ पे ए के बाद डी करेक्ट है, यानी पत्थर, गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें होती हैं। और ई में है कि लकड़ी के फर्श होते हैं। ठीक है, यानी बी और सी हमारा क्या है, तो रॉन्ग है। यानी पेड़ के तनों से लकड़ी से बनी ढालू छतें नहीं होती हैं, और ना ही पत्थर के खंभों पर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचाई पर जो है घर बने होते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाए करेक्ट आंसर, तो ए, डी और ई, यानी कि तीसरा वाला हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आप सभी को पता होगा, जनरली हम लोग गांव घरों में भी इस चीज़ को सुनते हैं। ठीक है, तो चलिए ये क्या है क्वेश्चन कि निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। ठीक है, इस घोंसले को बनाने में कई प्रकार की चीजें, यहाँ तक कि लकड़ी की शाखाएं और लोहे के तार भी होते हैं। एक चालाक पक्षी भी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता और कौवे के घोंसले में अंडे दे देता है। आपको पता चल गया होगा। ठीक है, बेचारा कौवा अपने अंडों के साथ इन अंडों को भी सेता है। तो यह कौन सा पक्षी है, तो बिना ऑप्शन के भी आप आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, तो यह पक्षी कौन सा है, तो एक कलचिड़ी, बी बसंत गौरी, तीसरा दिया है कोयल और चार दिया है शकरखोरा। ठीक है, तो ये भी क्लास 3 to 5 के ईवीएस से ही आपको उठाया गया है। एनसीईआरटी का जो क्लास 3 to 5 है ईवीएस, उसी से उठाया गया। ठीक है, आप प्लेलिस्ट में विजिट करके देख सकते हैं या फिर आई बटन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, तो इसका डायरेक्ट हो जाएगा हमारा क्या, तो कोयल। तो आप लोगों ने काफ़ी जो है गांव घरों में भी इसके बारे में सुना होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
निम्नलिखित में से कौन बीज नहीं है? ठीक है, यहाँ पे 3 ऑप्शन में आपका जो है बीज है यानी सीड के बारे में बताया गया है, बाकी एक ऑप्शन जो है वो हमारा बीज नहीं होता है। तो पहला है गेहूं, उसके दूसरा है काली मिर्च, तीसरा है साबूदाना, चौथा है सौंफ। ठीक है, तो बीज कौन सा नहीं है आपको यहाँ पे बताना है। क्लियर है? तो जल्दी से आंसर कीजिए इसका, कौन सा बीज नहीं है? गेहूं नहीं है, काली मिर्च नहीं है, या फिर साबूदाना नहीं है, या फिर सौंफ नहीं है। बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोग सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितने भी वॉच कर रहे हैं प्लीज़ 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 लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि रोजाना टेस्ट और क्लासेस यहाँ पे चलता रहता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे साबूदाना जो है ये बीज नहीं होता है। ठीक है, बाकी गेहूं, काली मिर्च और सौंफ जो है ये बीज के अंदर ही आता है। ठीक है, अब साबूदाना क्या होता है? बीज नहीं होता है, लेकिन ये क्या होता है? तो साइकस के तनों के मंड से बनाया जाता है। किससे? तो साइकस के तनों के मंड से बनाया जाता है, जबकि गेहूं, काली मिर्च, सौंफ आदि क्या होते हैं? तो ये सारे बीज होते हैं। क्लियर है? चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या कहता है कि पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती। तो पर्यावरण अध्ययन का जो नेचर होता है वो किस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, तो पहला है कि बच्चे कम गलतियां करें, दूसरा है बच्चे को करके सीखने का अवसर मिले, तीसरा है बच्चे बहुत से प्रश्न पूछें, और चौथा है बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले। ठीक है, तो क्या चीज़ का सपोर्ट नहीं करेगा यहाँ पे? पर्यावरण अध्ययन का जो नेचर होता है वो आपको आंसर करना है। तो आप लोग जल्दी से इसका फटाफट आंसर कीजिए। बहुत बढ़िया। आप लोग अगर ऑप्शंस को एनालाइज करेंगे तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे आपको क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट ऑप्शन पढ़ के भी आप आंसर लगा सकते हैं। क्लियर है? तो देखिए, अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन नहीं भी पढ़ते हैं तो पहला ऑप्शन पढ़िए, बच्चे कम गलतियां करें। तो नहीं, इसी पे थॉर्नडाइक ने दिया था ट्रायल एंड एरर थ्योरी, बच्चे गलतियां करेंगे तभी वो सीख पाएंगे। आपने अगर थॉर्नडाइक का थ्योरी नहीं देखा है, ठीक है, तो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, या मैं आई बटन में इसको भी दे दूंगा, तो आप जाके देख सकते हैं। क्लियर है? तो देखिए, बच्चे कम गलतियां करें, तो बच्चे कम गलतियां नहीं, बच्चों को गलतियां करने दें। ठीक है, तभी वो चीज़ों को सीख पाएंगे। तो हमारा आंसर फर्स्ट ही हो जाएगा। अगर सेकंड देखें तो बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले, एनसीएफ भी यही कहता है कि बच्चे को करके सीखने का अवसर मिलना चाहिए। क्लियर है? तो ये सही है। बच्चे बहुत से प्रश्न पूछें, तो बहुत से प्रश्न पूछने का अर्थ ये हो जाता है कि बच्चे के अंदर क्या है? तो जिज्ञासा है। ठीक है, तभी वो बहुत सारे प्रश्न पूछ रहे हैं। ठीक है, चौथे में कहता है बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले। बिल्कुल करेक्ट बात है कि बच्चे अगर किसी चीज़ का खोज करना चाहते हैं, उसके मन में किसी तरह की भावना है कि मुझे इस चीज़ों को जानना है, तो वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के का जो है एक्टिविटी करता है। इसलिए उसे क्या मिलना चाहिए? पर्याप्त स्थान मिलना चाहिए, पर्याप्त उसको सपोर्ट मिलना चाहिए। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट जो है यहाँ पे पर्यावरण अध्ययन का नेचर सपोर्ट नहीं करता है। क्लियर है? चलिए अब अगला ऑप्शन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक शिक्षिका ने कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को पढ़ाने के लिए, ठीक है, क्या है? तो कक्षा 4 का है, तो कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को पढ़ाने के लिए पौधे अंतर वस्तु का चयन किया, पौधे के पार्ट्स के का जो है उन्होंने सिलेक्शन किया है। ठीक है, तो उसे उसने सीखने के लिए निम्नलिखित अवसर प्रदान किए। तो अब पौधे के पार्ट्स के बारे में जो भी स्टडी किया जाता है तो उसके लिए क्या क्या अवसर प्रदान किया जा रहा है? तो नीचे आपको गिवन है 3 में से। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें नीचे ऑप्शंस को सेलेक्ट करना है। तो देखिए क्या क्या दिया गया है अवसर। तो पहला है कि समूहों में पत्तियों का संग्रह कर रहा है। ठीक है, दूसरा है कि पत्तियों के आकार, स्वरूप और अन्य विशेषताओं पर जो है चर्चा भी हो रहा है, डिस्कशन हो रहा है। ठीक है, थर्ड है कि अपना वनस्पति संग्रहालय बनाना। तो ये सारे क्या दिए गए हैं? ऑप्शंस दिए गए हैं किसके अकॉर्डिंग? तो कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को पढ़ाने के लिए पौधे के पार्ट्स के बारे में जो है ये सारे अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऑप्शंस जो है यहाँ पे दिए जा रहे हैं, ऐसे ऐसे अवसर दिए जा रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग नीचे आपको आंसर करना है। देखिए यहाँ पे क्या है कि इस प्रकार की गतिविधियों हेतु, ठीक है, शिक्षिका को किस बात के लिए सबसे अधिक प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए? मतलब यहाँ पे है 3-4 ऑप्शन गिवन है, तो क्या इसमें शिक्षिका को नहीं करना चाहिए, ये आपको आंसर करना है। क्लियर है? तो देखिए फर्स्ट में कहता है जितनी अधिक पत्तियों के बारे में संभव हो उतना उनके नाम याद करने में बच्चों की पहल करें। क्लियर है? उसके बाद सेकंड है बच्चों के द्वारा कार्य का विस्तार, थर्ड है बच्चों का निरंतर गतिविधि में लगे रहना, और फोर है बच्चों की परस्पर क्रिया, अवलोकन और सहयोग करना। क्लियर है? तो इसका आंसर कीजिए आप लोग, क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? नहीं। अगर आप लोगों ने हमारे पहले के वीडियोस को देखा है तो यहाँ भी आपको क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्टली आप आंसर भी कर सकते हैं।
आप लोग आंसर कीजिए। आपको ये भी बताएंगे, आपको कोई भी क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। वो कैसे तभी आपको समझाते हैं। बहुत बढ़िया, आंसर कीजिए आप लोग। तो देखिए आप लोग यहाँ पे अगर गौर करेंगे क्या लिखा हुआ है, याद, बस यही चीज़ नहीं करना है। तो हमें क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं थी इसमें, डायरेक्टली याद देख के क्या नहीं करना है, तो यही नहीं करना है, तो हमारा आंसर यही हो जाता है डायरेक्टली। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी देखें तो हमारा फर्स्ट ही करेक्ट आंसर होता है। ठीक है, तो बच्चों के द्वारा क्या कार्य विस्तार थे, बिल्कुल सही है। बच्चों के द्वारा निरंतर जो है किसी न किसी एक्टिविटी में लगे रहना, ये भी अच्छी बात है। ठीक है, बच्चों की परस्पर क्रिया, अवलोकन और सहयोग, ये भी सही बात है। तो यहाँ पे हमारा निगेटिव क्या हो जाता है, तो फर्स्ट नंबर, तो अगर आपका क्वेश्चन निगेटिव रहे तो आंसर भी हमारा निगेटिव ही होता है। ठीक है, याद रहे, अभ्यास रहे, ये सब जहाँ भी मिले वो सब को देखते ही आपको हटा देना है। जहाँ पे आपको केवल मिल जाए, ठीक है, ये सब देखते ही क्या करना है, हमें नेग्लेक्ट करना है। क्लियर है? चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स, एक बार अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और एक बार सभी वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि शिक्षार्थियों का आकलन करते समय, यानी शिक्षार्थियों का जब भी आकलन किया जा रहा है, उसका इवेल्यूएशन किया जा रहा है, ठीक है, तो पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। यहाँ भी क्या नहीं करना चाहिए इसी के बारे में आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो बच्चों के पूर्व आकलन के साथ तुलना करना। ठीक है, उसके बाद सेकेंड है शिक्षार्थियों की सीखने की क्षमताओं को ध्यान में रखकर सूचना दर्ज करना। ठीक है, थर्ड है बच्चों के कार्यों को के केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना, और फोर है बच्चों के कार्य से संबंधित गुणात्मक उल्लेख करना। तो यहाँ पे क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है, वो आपको आंसर करना है। यानी शिक्षार्थियों का जब आकलन किया जाएगा तो पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका जो भी होंगी तो उसे क्या नहीं करना चाहिए आकलन के लिए। तो अगर आप यहाँ पे एनालिसिस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर है तो आप लोग जल्दी से आंसर कीजिए, फिर हम बताते हैं क्या होगा। एक बार सब वीडियो को लाइक कर दीजिए आप लोग। चलिए बहुत बढ़िया। तो देखिए अगर हम फर्स्ट का बात करें तो यहाँ लिखा है बच्चों के पूर्व आकलन के साथ तुलना करना। तो आपके मन में हिट कर गया होगा तुलना करना है तो ये रॉन्ग हो जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन नहीं, अभी इसको रखिए। उसके बाद सेकंड पढ़िए, शिक्षार्थियों के सीखने की क्षमताओं को ध्यान में रखकर सूचना दर्ज करना। ठीक है, मतलब उसका जो भी सीखने का कैपेसिटी है, उसका उसका अगर आप एक लिस्ट रखते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस कैसे है और किस अकॉर्डिंग उसे टीचिंग करना है नेक्स्ट टाइम से। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट है। थर्ड है कि बच्चों के कार्यों के केवल कुछ, देखिए क्या लिखा है, केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना। तो यहाँ पे तुलना था, यहाँ पे केवल है, इसको भी रखते हैं। ठीक है, उसके बाद फोर पढ़ते हैं, बच्चों के कार्य से संबंधित गुणात्मक उल्लेख करना। तो बच्चों के जो भी एक्टिविटी हो रही है उसमें जो गुणात्मक पार्ट है उसका आप उल्लेख कर रहे हैं, तो ये भी अच्छी बात है। तो हम और फर्स्ट और थर्ड पे आज नज़र दौड़ाते हैं। तो देखिए फर्स्ट में कहता है बच्चों के पूर्व आकलन के साथ तुलना करना। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे ने पहले क्या किया और अभी वो कितना इम्प्रूव हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ का, इस चीज़ का यहाँ पे पता चलता है। ठीक है, तो फॉर्मेटिव असेसमेंट इसी पे होता है और समेटिव असेसमेंट इसी पे होता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, टाइम टू टाइम जो इवेल्युएशन किया जाता है। ठीक है, तो यही होता है हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट, जिसको कि FA से इंडिकेट हम लोग करते हैं। ठीक है, तो एक होता है अधिगम का मूल्यांकन, एक होता है अधिगम के लिए मूल्यांकन। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है अधिगम के लिए है कि मतलब टाइम टू टाइम उसमें क्या होगा, सुधार होगा। और अधिगम का मूल्यांकन क्या होता है कि फाइनली लास्ट में जो है उसका इवेल्यूशन किया जाता है ताकि अगले कक्षा में वो प्रोन्नत हो सके। क्लियर है? तो ये हमारा फर्स्ट करेक्ट है। तो हमारा रॉन्ग क्या हो गया, थर्ड वाला। तो यही चीज़ जो है नहीं करना चाहिए आकलन के लिए। तो हमारा थर्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर है। तो आई होप कि यह एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए इसमें क्या कहता है कि गुरप्रीत जो है पहली बार रेलगाड़ी से नई दिल्ली से चेन्नई गया। ठीक है, गुरप्रीत पहली बार कहाँ गया, तो नई दिल्ली से कहाँ गया, तो चेन्नई गया। तो अपनी रेल यात्रा में उसकी गाड़ी के द्वारा निम्नलिखित में से किस नदी को पार करने की संभावना जो है नहीं रहेगी। मतलब जब वो न्यू दिल्ली से चेन्नई जाता है, क्लियर है, तो वह कौन सी नदी को पार नहीं करने का उसका पॉसिबिलिटी बन जाता है। तो गोदावरी बनेगा, गंगा बनेगा, कृष्णा बनेगा या फिर नर्मदा बनेगा। तो क्या हो जाएगा, आप लोग जल्दी से आंसर कीजिए। बहुत बढ़िया। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दूसरा नंबर, यानी गंगा। गंगा नदी को पार करने का कोई पॉसिबिलिटी जो है नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि गंगा नदी जो है दिल्ली के उत्तर एवं पूर्व के उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल से होती हुई बंगाल की खाड़ी में
गिरती है, जबकि व्यक्ति को दक्षिण में जाना है वह मध्य प्रदेश में नर्मदा, महाराष्ट्र में गोदावरी तथा आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी को क्या करेगी, वह पार करेगी। ठीक है, तो ये तीनों सेक्शन से वो मतलब ये तीनों नदी से क्या होगा, तो वो पार करेगा, जबकि यहाँ पे जो गंगा नदी है इससे वो पार जो है नहीं करेगी। क्लियर है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ठंडा रेगिस्तान है ये आपको आंसर करना है। जैसलमेर है, लद्दाख है, मेघालय है या फिर दार्जिलिंग है। तो आप लोग आंसर जो फटाफट कीजिएगा। चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स प्लीज़। ठीक है, और वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए अगर अच्छा लग रहा है तो, और अपने फ्रेंड्स में कम से कम आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए इसका क्या आंसर हो जाएगा, कौन सा जो है ठंडा रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो है ना कि आपको क्लास 3 to 5 से ही हैं, और आपका अगर ज्योग्राफी का मैप क्लियर है तो आपका समझ लो कि 2 से 3 क्वेश्चन क्लियर है। ठीक है, तो मैप से रिलेटेड क्वेश्चन जो खास करके जो साउथ पार्ट होता है हमारा, इसके बारे में आप स्टडी कर लीजिए कि साउथ के इधर लोकेलिटी में कौन कौन सा एरिया है ना, वो सब पता कर लें। फिर वेस्ट की तरफ है ना, वेस्ट की तरफ आप पता कर लीजिए। फिर नॉर्थ का कुछ इलाका, इधर का इलाका पता कर लीजिए, गुजरात के साइड का। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा मिलते रहते हैं। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, तो ये हो जाएगा लद्दाख। क्लियर है, यानी कि हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है, तो ये क्या है, तो हमारा लद्दाख हो जाएगा। क्लियर है, तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स एक बार सभी जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं तो, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्या कहता है, कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का एक पाठ उसी से ठंडा उसी से गर्म। देखिए क्या है, तो उसी से ठंडा उसी से गर्म। तो ये क्या है, डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा लिखी गई क्या है, एक कहानी है। उन्होंने बच्चों के लिए ऐसी कई कहानियां लिखी हैं। ठीक है, अपनी मृत्यु के समय वे क्या थे। ठीक है, यही पूछा जा रहा है आपसे कि अपनी मृत्यु के समय वे क्या थे। तो आप लोग आंसर कीजिए। भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, सेकंड भारत के उपराष्ट्रपति थे, तीसरा भारत के राष्ट्रपति थे, और चौथा भारत के प्रधानमंत्री थे। तो आप लोग आंसर कीजिए। बहुत बढ़िया, आंसर कीजिए आप लोग, बहुत अच्छा, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए आप लोग। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। क्लियर है, तो इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है अपनी मृत्यु के समय भारत के क्या थे, वे तीसरे राष्ट्रपति थे। क्या थे, तो तीसरे राष्ट्रपति थे। ठीक है, उनका कार्यकाल जो है 13 मई 1967 से कितना, तो 13 मई 1967 हो जाएगा। 1967 से जो है 3 मई 1969 तक रहा। कब तक, तो 3 मई तक। क्लियर है, 3 मई कब तक, 1969 तक ये रहा था। उन्होंने बच्चों के लिए कई कहानियां लिखी हैं जो पर्यावरण अध्ययन की पुस्तकों में पढ़ाई जाती हैं, इसीलिए इनका यहाँ पे चर्चा डॉक्टर जाकिर हुसैन का हुआ है। तो फ्रेंड्स आज का ये टॉप 10 क्वेश्चंस था। ठीक है, वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ, नए जोश के साथ। जय हिंद।